नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल यानी 23 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के पहले चरण का और तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये कोई जो आम चुनाव भारत में होते रहते हैं उस तरह का चुनाव नहीं है। ये जैसे आप कह सकते हैं कि आज की रात भयंकर है और भारी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये इसको बोल सकते हैं क़यामत की रात है। ये एक साधारण नहीं है, आज की रात कोई साधारण नहीं है। कल हमारे भविष्य का फैसला होने वाला है। मैं पश्चिम बंगाल तमिलनाडु दोनों को भारत के भविष्य के लिए, हिंदुओं के भविष्य के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य मानता हूँ और इसके अस्तित्व पर ही भारत का भविष्य टिका हुआ है। ये चुनाव ये निर्णय करेगा कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या हम जिएंगे, या जो घायल सभ्यता, जिसे बार बार बोला जाता है घायल सभ्यता, क्या जीवित रह सकेगी। इसका बहुत सारा निर्णय इस चुनाव के द्वारा हो जाएगा। तमिलनाडु में ये निर्णय हो जाएगा कि क्या ये जो लोग बोलते हैं सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, क्या तमिलनाडु के 90% हिंदू जनता है, क्या उस पर मुहर लगाती है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। इसका निर्णय होगा। हालांकि मैं ये नहीं करूँगा अन्ना द्रमुक या बीजेपी वाला गठबंधन है वो कोई हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम वो लोग इस तरह की बात तो नहीं करते। एक बार डीएमके की पराजय हो जाएगी तो ये तो जो लोग सनातन धर्म को निर्मूल करना चाहते हैं, कुछ ही समय के लिए से उसके मुंह में ताला तो लगेगा। ये महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े मंदिरों वाले राज्य में, देश के सबसे ज़्यादा धार्मिक परंपरा वाले राज्य में, देश के सबसे गहरी हिंदुत्व वाली राज्य में वो सरकार है, वो सरकार जीतेगी कि नहीं कि जो ये मानती है कि सनातन धर्म को जीने का अधिकार नहीं है, उसको मिटा देना चाहिए। जैसे कि ईरान बोलता है कि वो जो मिसाइल बनाता है कि यहूदियों के विनाश के लिए है, तो ऐसे उस डीएमके वाले नेता के ये पूरा कहना है कि सनातन धर्म खत्म होना चाहिए। जैसे डेंगू मलेरिया ख़त्म हो गया है उसी तरह इसको ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर वो सिर्फ सभी मत संप्रदाय को कहते तो उतनी आपत्ति की बात नहीं थी, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि इस्लाम मुझे निकट है। क्रिश्चियन की घोषणा तो उसने कर ही दिया है कि हम क्रिश्चियन है, उदयनिधि स्टालिन ने। तो इतना तय है कि जो उदयनिधि स्टालिन बोल रहा है उसका वो जब हिंदू विनाश की बात कर रहा है, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी फैलाने की बात कर रहा है। वो एक झीना सा पर्दा था कि हम वो ईश्वर को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, हम ऊंची जाति के विरोधी हैं, वो जो एक नौटंकी थी वो समाप्त हो चुकी है। ये पूरी तरह पता चला कि ये आत्माओं के फसल काटने वाले जो बयान है उसी टाइप का ये दूसरे उदाहरण के रूप में है, वो उसी टाइप का बयान है। हम हिंदू लोग इस शुरू से हम हिंदुओं में बीमारी रही है कि अपने शत्रुओं के महिमामंडन करना, उन्हीं गुणगान करना रहा है। तो अब ये तय इस चुनाव में हो जाएगा कि क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे, अपने ही विनाश करने वालों को हम के पक्ष में हम वोट देंगे या नहीं। इसका निर्णय हमें करना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के लोग जब हिंदी विरोध की, जब डीएमके वाले हिंदी विरोध की बात करते हैं तो वो कोई भाषाई विरोध नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु डीएमके पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है। उनका पूरी मंशा है इस देश को नष्ट कर देना। इसके अलावा इनके मन में और कोई भावना नहीं है, क्योंकि कोई भी इस देश में कोई भी जो सनातन को मिटा देना चाहते हैं, इसका अर्थ है इस देश को नहीं जीने देना नहीं चाहते। क्योंकि अगर उसको सिर्फ तमिल से प्रेम होता, दूसरी भाषाओं से प्रेम होता, तो फिर वो अंग्रेजी का भी विरोध करते, फिर उर्दू का भी विरोध करते। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो किसी भाषा विरोध नहीं करते, सिर्फ संस्कृत और हिंदी का विरोध करते हैं। यानी वो चीज़ जो इस देश को एक मानती है उसका विरोध करते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, सनातन धर्म।
हिंदू देवी देवता, हिंदुओं का तीर्थ स्थल, अभी जो दीपोत्सव के लिए जो हुआ है वो सब जग जाहिर है। अब बात करते पश्चिम बंगाल की। बंगाल का इतिहास तो दुखद है ही। जब 11वीं शताब्दी बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर हमला किया, उसके बाद से बंगाल की स्थिति दुखद ही रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों ने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने एक पुराने जो उनके जो हिंदुत्व जो उत्साह था, हिंदुत्व राष्ट्रवाद का जो उन्होंने एक जो शंखनाद किया था, चाहे बंकिम चटर्जी जी हो, चाहे अरविंद घोष हो, चाहे भी स्वामी विवेकानंद हो, खुदीराम बोस हो, बाद में सुभाष चंद्र बोस हो, तो लंबी कंकड़ श्रृंखला रही है। लेकिन इसके बावजूद जो बंगाली मन में एक भाषा के प्रति जो अवचेतन है वो बहुत गहरी रही है। लेकिन इसके बाद भी जब 47 में 46 के दंगे हुए, फिर 47 में बंटवारा हुआ, तो मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। लेकिन बंटवारा भी गलत हो गया। हिंदुओं की बड़ी जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान चली गई, वहाँ देते हिंदू खाली होते गए और यहाँ हिंदू कम होते गए पश्चिम बंगाल में। उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार बनी वो हिंदू विरोधी थी, चाहे कांग्रेस की हो। वामपंथियों ने तो पूरी सीमा कर दी, पूरी तरह हिंदुओं को मिटाने के लिए वामपंथियों को तो एजेंडा था। ज्योति बसु, जिसको 3 दशकों तक जिसका ये बंगाल प्रशासन था, 46 के दंगे में उसको सीधी संलिप्तता पाई गई, लेकिन उसको बार बार हिंदुओं ने वोट देकर जीता, बिना हिंदू वोट से जीता नहीं। फिर जब ममता बनर्जी आई तो उन्होंने वामपंथी विरोध में लोहा लिया, सड़कों पर उन्होंने टक्कर दिया और फिर उन्होंने बार बार ये अब संसद में बार बार विरोध किया। संसद में उसने वो बांग्लादेश घुसपैठ के विरुद्ध जो उसने काफ़ी हंगामा भी किया। लेकिन जब उन्होंने सरकार बनाई तो वामपंथियों वाली सारी बीमारी अपना लिया। अब पूरी तरह से उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते वामपंथी है। बंगाल को पूरी तरह लगभग में अर्ध इस्लामी राज बना दिया है। वो भी अपने आप को भारत से अलग ही देखना चाहती हैं। कई बार बोल चुके हैं कि भारत की सेना है बंगाल पर हमला कर रही है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली और बंगाल के संबंध अच्छे बने रहे। ये क्या भाषा है? तो कल बंगाल के हिंदुओं को ये तय करना है कि क्या पश्चिम बंगाल बना रहेगा कि पूर्वी बंगाल बन जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल दुर्गा उपासना इसी तरह करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? कि बंगाल के लोग, बंगाल के तीर्थ जहाँ 12 शक्तिपीठ हैं, क्या बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? कि बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता, बंगाली जो उसके जो पूरी तरह से इतिहास है वो बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? ये निर्णय बंगाली हिंदुओं को कल करना है। कल वो और इसको ये सुनिश्चित करना है, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना है कि बंगाल के लोग अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से बिना भय के वोट दे सके। और ये केंद्र सरकार को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि चुनाव के बाद उनके साथ हिंसा नहीं होगी। अब तक जो बहुत सारे सर्वे आए हैं उसमें ये बात ये स्पष्ट हो गई है कि कल के जो 152 विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा सीटों का चुनाव होगा उसमें भाजपा मजबूत पहले भी रही है, उसमें अधिकतर सीटें उन्होंने इसी में जीता था। इस बार ये माना जा रहा है कि लगभग 100 सीटें भाजपा जीत सकती है। अगर 152 में 100 सीटें वो जीत जाती है तो अगली बार चुनाव जीतने में वो पश्चिम बंगाल के जो किले का दरवाजा है उसके लिए खुल सकता है। तमिलनाडु में अधिकतर जो सर्वे है वो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। तो अगर ये दोनों दुर्ग ढह जाता है तो अधिक नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो हिंदू विरोधियों के जो उन्माद है थोड़ा ठंडा तो होगा ही। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि कल का जो वोट है वो वोट से क्या कैसे वोटिंग होती है वो निर्णय करेगा कि हमारे आगे जो चुनाव के जो निष्कर्ष है, चुनावी रिजल्ट है वो क्या होगा 4 मई को। कि 4 मई को दी जाएगी
कि नहीं जाएगी। जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने धमकी भरी भाषा में प्रयोग किया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल तुमको ये समुदाय वाले क्या नहीं करेंगे, सीधी सीधी धमकी है। तो इस सब के लिए सबसे बड़ी बात है कि कल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का चुनाव ही तय करेगा कि बंगाल में सत्ता किसके हाथ में हो। इसमें अधिकतम सीट अगर भाजपा जीतती है तो उसकी संभावना बहुत अच्छी रहेगी। तो कल की प्रतीक्षा कीजिए। कल का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। इसको आप तराइन या पानीपत के युद्ध समान कह सकते हैं। ये बहुत ही निर्णय करेगा कि भारत कितना सुरक्षित है भविष्य में, उसका ये चुनाव बहुत निर्णय करेगा। या हमारा ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो वो एकदम रक्षा कर देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जीतने से ये जो अपना विनाश, जो हम गलत मार्ग पर चल रहे, हमारे जो संकट है, वो कुछ दिन रुक सकती है। बाकी भाजपा में इतने लंबे शासन में आपने देखा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जो ये देश के भविष्य, उसकी चिंताएं हैं, हिंदुओं की चिंता है, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त करने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो योगी आदित्यनाथ जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को छोड़ दें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आशा पर ही संसार टिका है। हम आशा करेंगे कि बंगाल में जो नया शासन आएगा, अगर भाजपा का आता है तो देश के हित के काम वो करेगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आप लोग से आग्रह करते हैं इस चैनल का अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते।